Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science, YSNM College. Dear students, very good morning to all of you. आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी सेमेस्टर 2 के कोर्स का जो पेपर 3 है उसके अंतर्गत आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है कैबिनेट मिशन प्लान। हम लोग जो है ये जो पेपर है नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पेपर है, राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास का, और इसके अंतर्गत हमें देखना है, बहुत सारी चीज़ों को देखना था और हम लोग इसी के तहत जो है एक कैबिनेट मिशन प्लान आया उसको समझने की आज कोशिश करेंगे कि ये कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, इसमें क्या बातें कही गई थी, क्यों इसको लाया गया था कैबिनेट मिशन प्लान। इन सभी बातों पर चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। और यह जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया, यूजी के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम जो है नेशनल फ्रीडम एंड मूवमेंट से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो ये चैप्टर जो है वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, खासकर इतिहास के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये सब चीज़ें पढ़नी है, जाननी है, तो ये क्लास उनके लिए भी यूजफुल होगा। तो क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना जो थी वो क्या थी। तो 1946 में जो महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत, और उनका प्रभाव जो है भारत में पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि जो तत्कालीन जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उनके स्थान पर नए जो हैं प्रधानमंत्री बने एटली, और भारत के प्रति एटली का जो दृष्टिकोण था, विचार था, चर्चिल से काफ़ी भिन्न था, काफ़ी सिंपैथी रखते थे वह इंडियन से। और इसके अतिरिक्त जो भारत मंत्री के पद पर भी जो है मजदूर दल के सदस्य पैथिक लॉरेंस की नियुक्ति हुई, और एटली तथा लॉरेंस के समक्ष भारत के विषय को लेकर दो विकल्प थे उस समय 1946 के समय जब वह प्रधानमंत्री बने। पहला जो विकल्प था, जैसा कि चर्चिल का विचार था कि शक्ति प्रयोग करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को कायम रखा जाए, और दूसरा जो विकल्प था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है भारत की स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये दोनों विचार में से जो दूसरा विचार था, प्रधानमंत्री एटली जो हैं दूसरे विकल्प में विश्वास रखते थे, और एटली का इस विचारधारा का कारण था कि तत्कालीन भारत की स्थिति, उस समय जो भारत की स्थिति थी, वही उसका मुख्य कारण था कि वह चाहते थे कि भारत को भी आज़ाद कर दिया जाए। और स्थिति को देखते हुए और दूरदर्शी एटली यह समझ चुके थे कि अब शक्ति के द्वारा जो है भारत में शासन व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई, के द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा जाना तथा नौसेना और वायुसेना के द्वारा विद्रोह होना, ऐसी कुछ घटनाएं थीं जो एटली को उनके विचार, जो दूसरा उनका विचार था कि स्वतंत्रता दे देनी चाहिए भारत को, इस विचारधारा को अपनाने के लिए एक तरह से कहिए तो विवश हुआ, क्योंकि इन घटनाओं से स्पष्ट था कि जो भारतीय सैनिक हैं अब अपने ही भारतीय लोगों पर जो है गोलियां नहीं बरसाएंगे, नहीं चलाएंगे, और अंग्रेज सरकार जो है दूसरी सेना, ब्रिटिश सेना जो है पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज़ सरकार भारतीय सैनिकों पर अब उतना जो है विश्वास नहीं रह गया था, क्योंकि इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय आज़ाद हिंद फौज के द्वारा और जल सेना और वायु सेना के द्वारा, तो अंग्रेज़ों का विश्वास अब इन सेना से कम हो गया था, और संपूर्ण भारत में अंग्रेज से बनी हुई सेना स्थापित करना संभव नहीं था। और इसलिए गांधी जी का विचार था कि यदि अत्याचार सहने वाला तैयार नहीं है तो अत्याचार करने वाला भी ज़्यादा दिनों तक
अत्याचार नहीं कर सकता, और यह बात जो है सत्य प्रमाणित हुई। और जब भारतीय सैनिकों ने अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ें उठाईं तो अंग्रेज झुकने के लिए विवश हो गए। और वारसराय के संवैधानिक परामर्शदात्री जो थे उस समय के, वीपी मेनन ने लिखा है कि लॉर्ड वेबल का यह विश्वास था, उस समय के जो वारसराय थे लॉर्ड वेबल का यह विश्वास था कि कांग्रेस के साथ संघर्ष में वह आमतौर पर सरकारी अधिकारियों, पुलिस और सेना की सहायता पर निर्भर रह सकता है, परंतु भारतीय सेना को अपने देशवासियों को कुचलने के लिए अधिक समय तक नहीं आजमाया जा सकता। और वह जानता था कि ज्यों-ज्यों समय बीतता जाएगा भारतीय अधिकारियों, सैनिकों और पुलिसों की वफादारी जो है संदिग्ध होती जाएगी। और इस तरह से आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमे के समय जिस प्रकार से भारतीय द्वारा उनका समर्थन किया गया था, उससे भी इटली जो थे वो परिचित थे। और इसके अतिरिक्त भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग समस्त प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिए जाने तथा सरकारी दमन के पश्चात भी ब्रिटिश शासन के प्रति उनका जन आक्रोश स्पष्ट रूप से देखने को मिला था। और किसानों और मजदूर वर्गों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन में महत्वपूर्ण भाग लिया। तेलंगाना, तेलभाग और प्रन्नाप्रा बायालार के किसानों ने भी ऐतिहासिक संघर्ष किया। और इसके अतिरिक्त पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार और महाराष्ट्र में भी किसानों ने जन आंदोलन जोरों से किया। और मजदूर आंदोलनों का रूप भी दिन प्रतिदिन तीव्र होता जा रहा था। और 1946 से 47 में संपूर्ण भारत में जगह जगह जो हैं हड़तालें और प्रदर्शन वगैरह किए गए। और 1946 में रेलवे हड़ताल ने भी उग्र रूप धारण कर लिया। और इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के समय भारत में जनता के विभिन्न वर्ग जो हैं स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जिसमें मजदूर दल, किसान, छात्र, कारीगर, दस्तकर, लघु स्तरीय व्यापारी आदि अपने अपने तरीकों से साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादियों का विरोध कर रहे थे। और 1946 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस को भारी जो है जीत मिली थी। मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, जब पूर्ण स्वराज की मांग हो रही थी उस समय की जीत हुई। और किंतु यह युद्ध के इंग्लैंड पर भी गंभीर आर्थिक और राजनीतिक कांग्रेस की जो है वो काफ़ी जीत हुई। और इस तरह से भारतीयों की अपेक्षाओं को अब व्यक्त कर दिया गया था कि वो जो है अब बहुत दिनों तक गुलाम नहीं रहेंगे। कांग्रेस की भारी बहुमत में इनको विजय मिली थी। और इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध में जो हुआ, यद्यपि जो है इंग्लैंड जीत गया था, लेकिन उसकी आर्थिक और राजनीतिक जो है समस्या इस पर दोनों पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था जो है एक तरह से लड़खड़ा रही थी तथा राजनीतिक रूप से भी उसका स्थान जो है वो जो पहला स्थान था वह विश्व में सर्वोच्च स्थान नहीं रह गया था। और अगर कुल मिलाकर बात करें तो इंग्लैंड की स्थिति अच्छी नहीं थी। और एटली जो है ने समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च 1946 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें उन्होंने भारतीयों के आत्मनिर्णय के एवं संविधान निर्माण के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। और भारतीयों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में रहने अथवा ना रहने की भी जो है वो छूट उन पर छोड़ी गई कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे। और इस घोषणा में इटली ने यह भी कहा कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकार के बारे में सजग हैं, परंतु हम उन बहुसंख्यकों की प्रगति रोकने के लिए उन्हें वीटो नहीं दे सकते। तो ये इटली ने कहा था। और कांग्रेस के द्वारा इस घोषणा का स्वागत किया गया। और मोहम्मद जिन्ना को इससे काफ़ी घोर निराशा हुई। और पहली बार जिन्ना को यह अनुभव हुआ कि इंग्लैंड की सरकार उनकी सहमति के बिना भी सत्ता का हस्तांतरण जो है वो करने के लिए तैयार है।
और 15 मार्च 1946 को ही प्रधानमंत्री एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारत के सांप्रदायिक एवं राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजेगी। और जिसके सदस्य भारत मंत्री लॉरेंस, सर क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर होंगे। और ये तीनों सदस्य 23 मार्च 1946 को भारत पहुंचे और भारत के विभिन्न दलों और नेताओं से विचार विमर्श किया और सांप्रदायिकता के मामले पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता न होने के कारण कैबिनेट मिशन ने स्वयं ही एक योजना प्रस्तुत की। और उसमें कहा गया, देखिए कैबिनेट मिशन क्या था। कैबिनेट मिशन 15 मार्च 1946 को एटली ने घोषणा की इसकी, और इसमें 3 लोग थे जिनको जो भारत की जो स्थिति थी सांप्रदायिक स्पेशली और भारत पाकिस्तान का जो विभाजन की बात हो रही थी, तो उसमें इस विषय पर या और भी जो प्रॉब्लम्स थे उस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारत में भेजे। और लेकिन सांप्रदायिक मामलों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किसी भी तरह का कोई जो है एक तरह से एकजुटता नहीं बन पाई। फिर कैबिनेट मिशन ने स्वयं ही जो है वो एक निर्णय लिया और उसने एक योजना प्रस्तुत की। और उसमें जो है उसने कहा कि हमने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान जो है मांग पर विचार किया। हमारा विचार है कि इससे सांप्रदायिक समस्या का हल नहीं हो सकता है और न्यायोचित दृष्टि से हम पंजाब, बंगाल और असम के उन जिलों को जिनमें हिंदुओं का बहुमत है पाकिस्तान में शामिल करना उचित नहीं समझते और भारत भौगोलिक दृष्टि से अखंड है, अतः हम पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते हैं। ये घोषणा उस कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई। और कैबिनेट मिशन के सदस्यों का यह मानना था कि पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने का अर्थ था जनता की इच्छा के विरुद्ध पंजाब, बंगाल का विभाजन करना, और पंजाब के सिख भी 2 भाग में बंट जाएंगे अगर ये विभाजन होता है तो। और इसके अतिरिक्त पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में भी बहुत दूरी होगी और जो प्रशासकीय असुविधा का एक कारण होगी। अतः संयुक्त भारत के लिए कैबिनेट मिशन के द्वारा कुछ प्रस्ताव दिए गए, कुछ योजना प्रस्तुत की गई थी। और जिसमें पहली बात यह कही गई थी उस योजना के तहत कि भारतीय संघ की स्थापना की जाए, जिसमें भारतीय राज्य और प्रांत जो हैं सम्मिलित हों और इस संघ पर प्रतिरक्षा, वैश्विक संबंध तथा संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व हो और विशेष और बाकी सभी विषयों पर प्रांतों और राज्यों का जो है अधिकार होगा। ये पहली बात कही गई। दूसरी बात उसमें कही गई उस कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए और जिसमें यह जो गठन किया जाएगा इसमें जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक प्रांत को स्थान दिए जाएं और मतदाताओं के 3 वर्ग आम, मुस्लिम, सिख जो सिर्फ पंजाब में होंगे और इस तरह से प्रांत इसमें इनको आम और मुस्लिम और सिख 3 भाग में बांट के इसको बांटने की कोशिश की बात कही गई। इसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इस प्रस्ताव में कही गई कि प्रांतों के भी 3 समूह बनाए जाएं, ग्रुप A, B, C करके। वर्ग ए में मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा को रखा गया। वर्ग बी में जो है पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध को रखा गया तथा ग्रुप सी में जो है बंगाल और असम को रखा गया। और तीनों वर्गों के प्रांतों के प्रतिनिधि जो हैं अपने अपने वर्ग तथा प्रांत के लिए अपना अपना संविधान निर्माण करेंगे, ये बात इसमें कही गई थी। इसके बाद जो चौथी महत्वपूर्ण बात इसमें कही गई कि इस प्रकार तैयार किए गए संविधान को ब्रिटिश सरकार जो है लागू कर देगी। और अगली जो 5वीं बात इसमें कही गई कि सत्ता का हस्तांतरण के पश्चात भारतीय राज्यों, जिसमें रियासतें भी शामिल थी, से संबंधित सर्वोच्च शक्ति ना तो ब्रिटेन के पास होगी और ना ही भारत के पास, मतलब वो स्वतंत्र होंगे जितने भी राजवाड़े थे। उसके बाद जो अगली बात इसमें कही गई कि सभी दल की सहायता से एक
अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और जिसमें सभी विभाग भारतीय नेताओं के अधीन होंगे। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं इस प्रस्ताव कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ये प्रस्तुत किया गया था, बातें बताई गई थी। अब हम देखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन था इसका सिग्निफिकेंस क्या था भारतीय संविधान निर्माण में या भारत की आज़ादी में। इस कैबिनेट मिशन प्लान का क्या योगदान था, इसकी क्या विशेषता थी या क्या इसके अवगुण थे या आलोचना इसकी कैसे की गई है, इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो कैबिनेट मिशन योजना के कुछ महत्वपूर्ण गुण थे और इसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि जैसा कि कांग्रेस चाहती थी कि इसके द्वारा पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार किया जाए, तो वो इसमें किया गया था और इस प्रकार भारत की राजनीतिक एकता को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया था। और इसी कारण गांधी जी जो पाकिस्तान बनाने के घोर विरोधी थे ने इसकी प्रशंसा करते हुए अपनी पत्रिका हरिजन में लिखा है कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में वो बीज मौजूद हैं जो इस देश को ऐसा महान बना देंगे जिससे कि कष्ट और दुख सभी चीज़ें जो हैं उसका उसमें नामो निशान नहीं होगा। और इस तरह से दूसरी ओर प्रांतों में को सांप्रदायिकता के आधार पर वर्गों का विभाजन करके मुस्लिम लीग को भी प्रसन्न करने की कोशिश की गई थी और इस योजना के द्वारा संविधान सभा को लोकतंत्रीय आधार प्रदान करते हुए उसमें भारतीय सदस्यों के प्रवेश को निर्धारित किया गया था और इस योजना के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को कम करने तथा रियासतों की जनता के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की भी बात कही गई थी तथा पहली बार भारतीयों को अपने भविष्य के निर्माण का अवसर प्रदान किया गया था इस योजना के तहत। और इस प्रकार इस योजना के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के मध्य का एक मार्ग निकालकर, दोनों में जो विवाद थे उनके बीच का एक मार्ग निकालने की कोशिश की गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत और निकाला गया और दोनों को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न किया गया था। इस योजना जो थी ये आपकी कैबिनेट मिशन प्लान जो है, इस योजना की वामपंथियों के द्वारा आलोचना की गई, वामपंथी नेताओं के द्वारा और कम्युनिस्ट दल के नेता पीसी जोशी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि भारत को अपने सबसे बड़े औपनिवेशिक आधार के रूप में बनाए रखने की ब्रिटेन की यह एक शाही योजना है। और कैबिनेट मिशन प्लान का सबसे बड़ा एक दोष यह था कि इनमें प्रांतों को खंड अलग अलग भाग में विभाजित करने की बात की गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 वर्ग ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी ऐसे करके प्रांतों का विभाजन किया गया था जिससे कि यह भारत की अखंडता को एक तरह से एकता को तोड़ता है। तो ये चीज़ें जो की गई थी ये इसकी मतलब एक आलोचना है के रूप में इसको बताया गया है कि इसकी कमियां थी कि इसमें जो है प्रांतों को खंड के रूप में बनाए जाने की बात कही गई थी। और इस विषय में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थे एकमत नहीं थे और इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की मांग पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं की गई थी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार कर पंजाब के सिखों को इस योजना ने चिंता में डाल दी थी। उन्होंने भी अपनी यह मांग रखी कि यदि पाकिस्तान को बनाया जाएगा तो वह भी स्वतंत्र सिख राज्य की मांग करेंगे, स्थापना करेंगे। और बाद में कांग्रेस के द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद जो है सिख जो है समुदाय शांत हो गए। और इसके अतिरिक्त इस योजना से केंद्र सदैव जो है वो निर्बल रहता और भारत कभी भी शक्तिशाली राज्य के रूप में नहीं उभर पाता और प्रांतों को स्वतंत्र रूप से संविधान बनाने की छूट मिलने से भारत में भी अलग अलग प्रांतों के अलग अलग संविधान या शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती, जिससे कि काफ़ी असुविधा होती। तो ये कुछ जो थे इसकी अवगुण थे या दोष कहें तो थे इस योजना की। इसके बाद 25 जून 1946 को कांग्रेस कार्य समिति ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान ना बनाए जाने का कारण क्षोभ प्रकट करते हुए इसे स्वीकार किया और अतः जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत उसमें चुनाव कराने की बात की गई थी, वो चुनाव हुए और संविधान सभा के लिए चुनाव में कांग्रेस ने
210 में से 199 स्थान प्राप्त किया तथा ब्रिटिश प्रांतों के लिए 296 स्थानों में कांग्रेस को 211 स्थान मिले तथा लीग को जो है 73 स्थान प्राप्त हुए। और चुनावों में कांग्रेस को अपार सफलता मिलने से जिन्ना जो थे उनको घोर निराशा हुई और उसने कैबिनेट मिशन योजना को 29 जुलाई 1946 को अस्वीकार कर दिया जब इस चुनाव की घोषणा हुई, जब रिजल्ट आया तो, और सीधे कार्रवाई करने की धमकी दी और जो है हिंदुओं और सिखों के विरुद्ध जो होनी थी। और कांग्रेस के चुनाव में विजयी होने के कारण वायसराय जो थे उस समय के वेवेल तो ने कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने की जो है वो के लिए उसको आमंत्रित किया। अंतरिम सरकार बनाने के लिए 12 अगस्त 1946 को आमंत्रित किया और वेवेल ने और पंडित नेहरू ने मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी सरकार में शामिल करने का प्रयास किया, किंतु जिन्ना इस बात को तैयार नहीं थे और पंडित नेहरू ने 16 अगस्त को सरकार बनाने का फैसला लिया। अतः जिन्ना ने उसी दिन 16 अगस्त के दिन ही 1946 को सीधी कार्रवाई की धमकी दी, घोषणा की और परिणाम स्वरूप यह हुआ इसका कि अंतिम सरकार तो बनी, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल में अपार जो है जन आंदोलन शुरू हो गए, सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और काफ़ी अपार संख्या में जन और धन की हानि हुई। और 16 अगस्त भारत के इतिहास में एक काला दिन जो है के रूप में इसको कहा गया है। और 16 अगस्त की स्थिति का वर्णन करते हुए मौलाना आज़ाद ने इंडिया विंग्स फ्रीडम में जो है 16 अगस्त भारत के लिए इतिहास का एक काला दिन था और आकस्मिक रूप से उत्पन्न आतंक, हत्या और खून खराबे ने पूरा शहर कलकत्ता को डुबा दिया था और सैकड़ों लोगों की जानें गई, हजारों व्यक्ति घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति जो है वो नष्ट की गई और नगर जो है गुंडा राज्य बन गया था। और इस हत्याकांड में हिंदुओं की अपार क्षति हुई, किंतु फिर भी 24 जुलाई 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, जिनमें कुछ सदस्य थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटेल, असफ अली, सी राजगोपालाचारी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर मथाई, सरदार बलदेव सिंह, शराफत अहमद खान, जगजीवन राम और KH भामा और सैयद अली जौहर, ये लोग जो हैं अंतरिम सरकार में शामिल हुए। इनके कुछ सदस्य थे और वायसराय के प्रयत्नों से मुस्लिम लीग भी 15 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में अपने प्रतिनिधित्व भेजने के लिए राजी हो गई और जो इनके सलाहकार थे वेवेल के, तो उन्होंने BP मेनन ने लिखा इस संदर्भ में कि मुस्लिम लीग सरकार में इसलिए शामिल हुई थी क्योंकि उसकी दृष्टि मुसलमान और अन्य संप्रदायों के हित कांग्रेस के हाथों में छोड़ना ठीक नहीं था और इसलिए वह जो शामिल होने के लिए मानी थी। और संभवतः जिन्ना को यह विश्वास नहीं था कि वायसराय उनकी सहमति के बिना कांग्रेस को सरकार बनाने की अनुमति दे देंगे और कांग्रेस सरकार बना लेगी। किंतु जब ऐसा हो गया तो विवश होकर सरकार ने मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल करने में भी जिन्ना ने अपने दलों की भलाई समझी और उन्होंने शामिल किया। मुस्लिम लीग के सदस्य सरकार में सम्मिलित हुए, किंतु कांग्रेस से उनकी कभी नहीं पटी और डॉक्टर जो VP मेनन हैं उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में इसलिए सम्मिलित हुई ताकि वह कांग्रेस की स्थिति को मजबूत ना होने दे, अतः दोनों में कोई सहयोग जो है उत्पन्न नहीं हो सका और वित्त विभाग मुस्लिम लीग के लियाकत अली के पास होने से दूरी बढ़ती चली गई और भारत में जगह जगह सांप्रदायिक उपद्रव जो हैं वो हो रहे थे। कलकत्ता के पश्चात नोआखाली में भी हिंदुओं के अपार हानि का सामना करना पड़ा और प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदुओं ने भी अहमदाबाद, बिहार गढ़मुक्तेश्वर में मुसलमानों पर अत्याचार किए और शीघ्र ही दंगे भारत के अन्य भागों में भी फैल गए और ब्रिटिश सरकार ने इससे पूर्व अनेक बार दंगों को दबाया था, किंतु इस समय जो अब अंतरिम सरकार जो है
बन गई थी सरकार के कार्यकाल में, ब्रिटिश ने की नौकरशाही ने इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया और वायसराय ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बुलाने का निर्णय लिया, किंतु जिन्ना ने इसमें शामिल होने से इनकार किया और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के से अनुरोध किया कि वह जो है या तो संविधान सभा में भाग ले अथवा सरकार से अपने सदस्यों को वापस ले ले। और दोनों दलों में समझौता कराने के लिए भारत सचिव ने भी एक सम्मेलन लंदन में बुलाया जो 3 से 6 दिसंबर तक चला, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री एटली, वेबल और जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना भाग लिए, परंतु इस सम्मेलन में भी असफल हुआ और संविधान सभा का अधिवेशन 9 दिसंबर को प्रारंभ हुआ और किंतु इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। 23 जो सदस्य थे ने भाग लिया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम लीग से वो सरकार में कार्यरत सदस्यों को त्याग पत्र देने के लिए कहा और इससे जो है सांप्रदायिक दंगे जो है और बढ़ गए। तो इस तरह से संविधान सभा का जो है वो गठन हुआ और इसके बाद संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरू हुई। तो ये पूरी प्रक्रिया थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, जो यहाँ पे वहाँ के इटली के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन की योजना की का गठन किया गया और उसके बाद उसमें 3 सदस्यों को भारत भेजा गया ताकि यहाँ की जो हालात है उसकी जायजा ले सके और जो सांप्रदायिक जो उस समय के दंगे थे या उस बात पर जो मतभेद थे कांग्रेस तथा लीग में उसको दूर किया जा सके, लेकिन वह दूर नहीं हुआ। फिर उस मिशन ने, कैबिनेट मिशन ने अपने जो विचार हैं, अपनी जो बातें हैं वो खुद जो बताई, जिसमें मैंने आपको बताया क्या क्या उसमें किया। और इस तरह से कैबिनेट मिशन प्लान का जो इम्पोर्टेंट रोल था कि जो यहाँ पे भारत पाकिस्तान की मांग थी उसको है कम करने का प्रयास किया गया था। साथ ही साथ दोनों को, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों को जो है क्षेत्रों का अलग अलग बंटवारा करके खुश करने की कोशिश की गई थी और साथ ही साथ जो है भारतीयों को उनके अपने भविष्य के निर्माण करने की जो है की योजना इसमें कही गई थी। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो मतभेद थे उनको दूर करने के लिए एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयत्न किया गया और इस तरह से जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। हालांकि इसकी आलोचना भी बहुत विचारकों के द्वारा की गई क्योंकि इसमें जो है वर्गों का डिवीज़न किया गया था। जैसा मैंने बताया कि प्रांतों को 3 समूह में बांटने की बात की गई। एक प्रांत में मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार और मध्य प्रांत और उड़ीसा वगैरह थे। दूसरे वर्ग में पंजाब और उत्तरी पश्चिमी सीमा के जो क्षेत्र थे तथा सिंध थे और सी ग्रुप में बंगाल और असम थे। तो इस तरह से क्षेत्रीय विभाजन करने की बात की गई, फिर क्षेत्रीय अलग अलग संविधान बनाने की बात की गई। तो ये कुछ इसकी असफलता थी या कहें कि दोष कहिए थी। और बाकी जो है उसके बाद जब कांग्रेस को इस मिशन के तहत जब चुनाव कराए गए संविधान सभा के गठन के लिए तो उसमें कांग्रेस को काफ़ी अच्छी बहुमत मिली और बहुत मिलने के कारण जो लीग थे उनको काफ़ी असंतोष हुआ। लेकिन उसके तहत वायसराय के द्वारा सरकार बनाने की, अंतरिम सरकार बनाने के लिए उनको आमंत्रित किया गया जवाहरलाल नेहरू जी को, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय। और इस तरह से जो है इसको बनाया गया। काफ़ी प्रयासों के बाद, भारत मंत्री के प्रयास, वायसराय के प्रयास के बाद जो है पहले तो वो शामिल नहीं होना चाहते थे और उन्होंने जो है पूरी तरह से जो है कार्रवाई करने की घोषणा की और उसके तहत जो है जिस दिन जो कैबिनेट मिशन का गठन हुआ, सरकार का गठन हुआ, उसी दिन जो है कैबिनेट मिशन ने, जिस दिन सरकार का गठन और संविधान सभा के गठन की बात थी, उसी दिन जो है देश में 16 दिसंबर को दंगे जो हैं वो काफ़ी 16 अगस्त 1946 को दंगे पूरे शहर में फैल गए और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए, हिंदू मुस्लिम जो दंगे थे। और उसके बाद जो है वायसराय और इनके द्वारा कोई प्रयास किया गया कि जो सदस्य लीग के हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए संविधान सभा के गठन में, लेकिन उन्होंने शुरू में तो भाग नहीं लिया। फिर बाद में उन्हें लगा कि इस तरह से बहुत कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने अपने जो 73 जो उनके प्रतिनिधि थे उनको भेजा और फिर बाद में इनमें जो, लेकिन कभी उनमें बनी नहीं। और इसके लिए जो है फिर वायसराय के द्वारा एक समझौता जो है 3 से सम्मेलन बुलाया गया लंदन में ताकि जो मतभेद हैं उनको दूर किया जा सके, लेकिन यह मतभेद दूर नहीं हो सका। और इस तरह से जो है संविधान सभा का गठन हुआ जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया, कांग्रेस के सदस्यों ने भाग लिया और इसी में बोला गया कि जो मुस्लिम लीग के सदस्य जो गवर्नमेंट में हैं उनको फिर से
अंतरिम सरकार में उनको सदस्यता त्याग पत्र देने की कही गई, और इस बात से जो है और भी ज़्यादा जो है दंगे फैल गए। संविधान सभा का तो गठन हुआ, लेकिन दंगे पूरे भारत में फैल गए, और जो भारत पाकिस्तान विभाजन की मांग थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हुई, और इन सब के बाद जो है 1947 अधिनियम बना, फिर पास हुआ, और फिर जो है आज़ाद किया गया। और फिर जब उस समय के माउंटबेटन ने देखा कि विभाजन करने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो फिर वही विकल्प को चुना गया, और यहाँ पे भी कांग्रेस ने ना चाहते हुए भी उसको स्वीकार किया, और जो 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र राज्यों के रूप में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। तो ये चीज़ें थी जो आपके राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से थी, और इन सभी का जो है भारत के संविधान में काफ़ी योगदान था। जब अपने दूसरे पेपर को स्टार्ट करेंगे, पेपर 4 की जब चर्चा करेंगे, ये हमने पूरे पेपर 3 के सारे टॉपिक्स की चर्चा आपसे कर दी। इसके बाद जब हम लोग पेपर 4 स्टार्ट करेंगे, जो संविधान की विशेषता से शुरू है, लेकिन विशेषता से पहले हम लोग संविधान सभा की गठन की थोड़ा सा जानकारी लेंगे, क्योंकि उसकी बेसिक चीज़ें हैं, तो हमें ये पहले जानना चाहिए कि गठन कैसे हुआ, कौन सदस्य थे, क्या किसने क्या कहा, उसके पीछे क्या कौन कौन से कानून का क्या योगदान था। इसको हम लोग शॉर्टली में ब्रीफली जो है जब हम वो इस पेपर स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं नए टॉपिक के साथ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।